Hello everybody, welcome to my channel. This is Professor Ivneet. So today I am going to teach you contingent contract. ये बिजनेस लॉ का एक टॉपिक है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर आता है। जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, मैं उनको बता दूं कि मैंने इससे पहले बिजनेस लॉ की बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। उन सब वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट्स में दे दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको मोटिवेशनल स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो मेरा एक और चैनल है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर इसकी डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 31 के अंडर गिवन है और इसके जो जितने भी प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 31 से लेके 36 के अंडर सारे प्रोविजंस गिवन है। अब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कंटिंजेंट जैसे कंटिंजेंट लाइबिलिटी होती है ना, आपने पढ़ा होगा, जब आपने अकाउंट्स पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि कंटिंजेंट लाइबिलिटी होती है। वो लाइबिलिटी अराइज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सपोज अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो उस केस को आप जीत भी सकते हो और नहीं भी जीत सकते, आप हार भी सकते हो, तो आपकी लाइबिलिटी अराइज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो उसी तरीके से एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें काम किया जाता है या फिर काम नहीं किया जाता अगर कोई ऐसा इवेंट जो कि कोलैटरल है। कोलैटरल का मतलब होता है सेकेंडरी, कोई सेकेंडरी इवेंट होता है या फिर नहीं होता है। तो इवेंट के होने या ना होने से अगर कोई काम किया जाता है या फिर नहीं किया जाता, उसे हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये आपको एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। अब आ जाओ मीनिंग क्या होता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का? इट मीन्स डूइंग और नॉट डूइंग समथिंग, कुछ करना या कुछ ना करना इवेंट के होने पे, या फिर कुछ करना या ना करना इवेंट के ना होने पे, उसे हम बोलते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब इसकी एक एग्जांपल है, देखो, दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक हमारा होता है एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, और एक होता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। मैं दोनों की एग्जांपल दूंगी। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट होता है जैसे कि ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि वो अपनी जमीन जो है वो सपोज 10 लाख रुपए में बी को बेचेगा, ए, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये हमारा एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है कि ए जो है वो अपनी जमीन उसको बेच देगा। लेकिन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अगर ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अगर जो ए है वो अपनी जमीन बी को बेचेगा, अगर वो जमीन जो है उसका कुछ चल रहा है कोर्ट में केस, ठीक है, मतलब जिस जमीन की वो बात कर रहा है बी को बेचने के लिए, उस जमीन का कोर्ट में केस चल रहा है कोई, ठीक है। तो ए बी को बोलता है कि अगर मैं वो केस जीत गया, अगर वो मैं लिटिगेशन को विन कर गया, ठीक है, तो वो जमीन मेरे पास आ जाएगी। तो वो जो जमीन मेरे पास आएगी वो मैं तुम्हें बेचूंगा 10 लाख रुपए में। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये हमारा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन, एक क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कंडीशन, इसमें कंडीशन अटैच हो गई है कि अगर ए लिटिगेशन को जीतेगा, लिटिगेशन मीन्स अगर वो कोर्ट केस को जीतेगा जो जमीन के रिगार्डिंग केस हो रखा है, अगर वो उसे जीतेगा, वो जमीन उसके पास आएगी, वो तभी बी को बेचेगा 10 लाख रुपए में, ठीक है। अगर वो केस हार जाता है, वो जमीन उसके पास नहीं आती है, तो उस केस में वो बी को नहीं बेचेगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी कंडीशन के साथ जुड़ा होता है। अगर वो कंडीशन पूरी होगी तभी जो है वो पार्टीज जो है वो अपनी ऑब्लिगेशंस को, अपनी जिम्मेदारियों को परफॉर्म करेंगी, ठीक है। तो जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाता है, लेकिन परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि क्या वो इवेंट होता है या फिर नहीं होता है, ठीक है। तो इस केस में वो जो कोर्ट में केस जीतना जो है वो कोलैटरल इवेंट है। मींस जो सारा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस उसी कोलैटरल इवेंट पे निर्भर करती है कि वो कोर्ट में केस जीतेगा या फिर नहीं जीतेगा। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर द फीचर्स और एसेंशियल्स ऑफ ए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की क्या फीचर्स होती है? सबसे पहली फीचर्स होती है द प्रॉमिस इज बेस्ड ऑन एन अनसर्टेन इवेंट। अनसर्टेन का मतलब होता है जो चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, मतलब आपको नहीं पता है कि वो होगी। सर्टेन का मतलब होता है कि जो चीज होगी ही होगी,
लेकिन अनसर्टेन होता है कि वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये जो प्रॉमिस होता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में, ये एक अनसर्टेन इवेंट पे बेस्ड होता है। इट्स परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर इवेंट। ठीक है, कि फ्यूचर में वो इवेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट की जो परफॉर्मेंस होती है, जो पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करती है, वो डिपेंड करती है कि वो इवेंट होगा या फिर नहीं होगा। द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, और इवेंट जो है वो अनसर्टेन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फायर इंश्योरेंस के केस में जो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होते हैं, वो सारे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब फायर इंश्योरेंस के केस में क्या है, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इंश्योरर को पैसे तभी पे करती है अगर आग लगती है। ये जरूरी नहीं है कि अगर सपोज एक पर्सन ने अपनी फैक्ट्री को इंश्योर करवाया है फायर इंश्योरेंस के अगेंस्ट, तो ये जरूरी नहीं है कि आग लगे ही लगे। हो सकता है सारी जिंदगी में कभी आग एक बार भी ना लगे फैक्ट्री में। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म तभी करेगी अगर आग लगेगी। ठीक है, अगर आग नहीं लगेगी तो वो अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं करेगी। तो ये एक अनसर्टेन इवेंट है, आग लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती है। नेक्स्ट इज द इवेंट मस्ट बी कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। इवेंट जो होता है वो कोलैटरल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कोलैटरल का मतलब होता है एडिशनल या फिर सेकेंडरी। The event on which the performance of such contract depends must be collateral and secondary to the contract. ठीक है, तो जिस इवेंट पे ये कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है वो इवेंट एडिशनल होना चाहिए या फिर सेकेंडरी होना चाहिए। उसी के बेस पे ही डिसाइड किया जाता है कि क्या पार्टीज को अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है या फिर नहीं करना है। अब ये एग्जाम्पल देखो, ए ने प्रॉमिस किया बी को कि वो उसे 7 लाख रुपए देगा अगर बी के घर में आग लग जाती है। तो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। इन दिस केस द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस डिपेंडिंग ऑन द हैपनिंग ऑफ द कोलैटरल इवेंट। तो यहाँ पर जो पार्टीज हैं वो तभी परफॉर्म करेगी अगर इवेंट हैपन होता है। हैपन मतलब अगर इवेंट होता है, मींस अगर आग लगती है घर में, तभी ए जो है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, वो बी को तभी पैसे देगी अगर आग लगती है। तो यहाँ पे जो आग लगना है, बर्निंग ऑफ हाउस है, वो कोलैटरल इवेंट है। ठीक है, अगर ऐसा इवेंट नहीं होता है तो ए जो है, जो कि इंश्योरेंस कंपनी है, वो कभी भी पे नहीं करेगी। ओके, तो इवेंट कोलैटरल होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज द इवेंट मस्ट नॉट डिपेंड ऑन द प्रॉमिसर्स विल और डिजायर। विल और डिजायर का मतलब होता है इच्छा। तो इवेंट जो होता है वो ऐसा होना चाहिए जो प्रॉमिसर के कंट्रोल के बाहर हो। ऐसा नहीं है कि इवेंट को प्रॉमिसर कंट्रोल कर सकता है। जैसे मैंने आपको कोर्ट वाला केस का एग्जांपल दिया था, तो कोर्ट में आप केस जीत भी सकते हो और हार भी सकते हो, तो वो आपके हाथ में नहीं है, वो कोर्ट के हाथ में है, आपके कंट्रोल के बाहर है। तो इवेंट ऐसा होना चाहिए जो प्रॉमिसर के कंट्रोल के बाहर होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें 2 एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखो, ए बी को कहता है कि मैं अपना घर तुम्हें बेचूंगा। ठीक है, आई विल सेल इन माई हाउस टू द लेटर। लेटर का मतलब होता है पीछे वाला, मतलब अगर लेटर लिखा है तो इसमें जो सेकंड नंबर पे है वो बी की बात हो रही है, अगर फॉर्मर लिखा है तो ए की बात हो रही है। फॉर्मर मीन्स पहले वाला। ठीक है, तो ए ने बी को बोला कि मैं अपना घर तुम्हें बेचूंगा 25 लाख में, अगर मुझे इफ ए फील्स लाइक इट, अगर मुझे मेरा मन किया तो मैं तुम्हें 25 लाख में बेच दूंगा। तो यहाँ पे जो इवेंट है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? ए खुद कंट्रोल कर रहा है। अगर उसका मन करेगा तो बेचेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। तो ये जो पूरा का पूरा इवेंट है ये जो है प्रॉमिसर के अपने हाथ में है, अपने कंट्रोल में है। तो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मींस प्रॉमिसर के कंट्रोल के बाहर होना चाहिए वो इवेंट, तभी वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब सेकंड एग्जांपल में देखो, ए ने प्रॉमिस करा बी को कि मैं अपना घर 75 लाख में तुम्हें बेचूंगा, लेकिन ये कंडीशन है कि मेरे घर के रिगार्डिंग कोर्ट में केस चल रहा है, अगर तुम्हें जीत गया तो ही मैं अपना घर तुम्हें 75 लाख में बेचूंगा। तो यहाँ पे कंटिंजेंट इवेंट क्या है, जो कोलैटरल इवेंट क्या है कि वो घर जब वो कोर्ट से वो जीतेगा, ठीक है, वो सूट को जीतेगा, तभी वो अपना घर बेचेगा। तो ये हो गया हमारा कोलैटरल इवेंट। तो वो जीतेगा तभी जो है वो अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करेगा, अगर वो हार गया तो प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं करेगा। तो इसको हम बोलेंगे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, और ये प्रॉमिसर के अपने हाथ में नहीं है जीतना और हारना। कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या फैसला लिया जाएगा, प्रॉमिसर के अपने कंट्रोल में नहीं है। तो अगर कंटिंजेंट इवेंट जो है वो पार्टी के अपने हाथ में है तो वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज, अब क्या रूल्स हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग। ये कुछ 6 रूल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, तो मैं बहुत आराम से आपको अच्छे से समझाऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल ऑन द हैपनिंग ऑफ ए फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। तो अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि कंटिंजेंट है ऑन द हैपनिंग ऑफ द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, कि जो कंटिंजेंट होगा अगर फ्यूचर में वो इवेंट होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तब तक एनफोर्सेबल नहीं माना जाएगा जब तक वो इवेंट हो नहीं जाता। ठीक है, मीन्स उसमें पार्टीज तब तक अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं करेंगी जब तक कि वो इवेंट हो ही नहीं जाता। ठीक है, अगर इवेंट इम्पॉसिबल हो गया, मीन्स अगर इवेंट आप इम्पॉसिबल बन गया कि वो हो ही नहीं सकता अब, तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड बन जाएगा। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ए ने प्रॉमिस करा बी को कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा अगर तुम सी से शादी कर लोगे। ठीक है, ए ने बी को ये बोला। अब जब तक बी और सी आपस में शादी नहीं कर लेते हैं, अगर वो शादी नहीं कर लेते हैं, तब तक बी को पैसे नहीं मिलेंगे 1 लाख रुपया। तो यहाँ पे कोलैटरल इवेंट क्या है? उन दोनों की शादी। ठीक है, तो तभी वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, अब जैसे ही वो शादी करेंगे तभी ए पे करेगा। ओके, तो इवेंट होगा, इवेंट हैपन होगा जो कि अनसर्टेन है। ठीक है, तभी वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। लेकिन अगर सी की डेथ हो जाती है शादी से पहले, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा इवेंट है वो इम्पॉसिबल हो गया। अब सी की तो डेथ हो गई, तो इवेंट तो हो ही नहीं सकता, अब शादी तो हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड बन जाएगा, क्योंकि जो इवेंट है वो इम्पॉसिबल हो गया सी की डेथ के साथ। क्लियर? नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल ऑन द नॉन हैपनिंग ऑफ ए फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। ठीक है, अब अगर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरीके का है कि वो तभी एनफोर्सेबल होगा अगर कोई इवेंट नहीं होता है फ्यूचर में जो कि अनसर्टेन है। ठीक है, तो वो तभी माना जाएगा, वो तभी एनफोर्सेबल माना जाएगा अगर वो इवेंट या तो इम्पॉसिबल हो जाता है या फिर वो होता ही नहीं है इवेंट। ओके, तो अब इसकी एग्जांपल क्या है? जैसे ए ने प्रॉमिस किया, एक इंश्योरेंस कंपनी थी, उसने शिप के ओनर को, शिप के मालिक को ये प्रॉमिस किया कि अगर आपका शिप कहीं समुद्र यात्रा पे गया, सपोज वो शिप, अगर आपका शिप समुद्र यात्रा से पोर्ट पे वापस नहीं आता है, मीन्स यहाँ पे क्या है, नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट, मतलब वो वापस नहीं आता है, तो ये हो गया हमारा नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट। तो वो जो इंश्योरेंस कंपनी जो ए है वो 80 लाख रुपीस किसको देगा? ओनर ऑफ द शिप को देगा। ठीक है, तो ये हमारा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब द शिप सिंक्स इन द सी बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। अब जो शिप है, सिंक का मतलब होता है डूबना। अब जो शिप है वो डूब गया तूफान की वजह से। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई भी जिम्मेदारी नहीं रही, इट इज नो मोर पॉसिबल। अब तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं रही कि शिप वापस आएगा, क्योंकि शिप तो डूब चुका है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्सेबल हो जाएगा ऑन द सिंकिंग ऑफ द शिप। अब जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि ए इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, तो उसको वो पेमेंट करेगा, किसको? ओनर ऑफ द शिप को। लेकिन अगर शिप वापस आ जाता है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट नहीं होगा और वो पेमेंट नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन। अगर कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंटिंजेंट है किसी ऐसे पर्सन पे, मतलब उसके बिहेवियर पे, किसी तीसरे जो लिविंग पर्सन है, किस कोई और पर्सन है जो कि लिविंग पर्सन मतलब जिंदा इंसान है, उसके बिहेवियर पे, उसके कंडक्ट पे ये डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, मींस कई बार क्या होता है कि वो पर्सन जिसके ऊपर इवेंट डिपेंड होता है वो कुछ ऐसा कर देता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इम्पॉसिबल बन जाता है, तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझाती हूँ तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, सपोज 10 लाख रुपीस दूंगा अगर तुम सी के साथ शादी कर लोगे। ठीक है, तो ये क्या था? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, अगर वो शादी करेंगे आपस में, वो इवेंट होता है, तभी ए पेमेंट करेगा। अब यहाँ पे सी ने क्या करा? तो ये जो किस पे डिपेंड करता है? सी पे डिपेंड करता है। सी कौन है? लिविंग पर्सन। ठीक है, अब सी के बिहेवियर पे, सी के कंडक्ट पे ये डिपेंड करता है कि वो क्या डिसीजन लेता है, उसी पे कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट होगा या फिर नहीं होगा। अब सी ने क्या करा? सी ने डी से शादी कर ली।
बी की जगह उसने डी से शादी कर ली। अब सी ने क्या करा, उस इवेंट को तो इम्पॉसिबल कर दिया, क्योंकि अब तो वो डी से शादी कर ली है, अब बी से कैसे कर सकती है सी शादी। ठीक है, तो उस केस में वो इवेंट क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो जाएगा। अब इसमें एक कंडीशन और हो सकती है कि ये हो सकता है कि कल को फ्यूचर में अगर डी की डेथ हो जाती है तो सी के पास दोबारा ऑप्शन हो जाता है कि वो बी से दोबारा शादी कर सकती है, लेकिन ये इवेंट कब होगा या फिर कितने टाइम में होगा ये तो कोई नहीं कह सकता ना, तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल ऑन द हैपनिंग ऑफ ए फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। अब ये देखो, ये जो पॉइंट है ये पिछले वाला ही है, लेकिन फर्क इतना है कि इसमें पीरियड को ऐड कर दिया गया है, मींस इसमें टाइम पीरियड को ऐड कर दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी इन्फोर्सेबल होगा किसी फ्यूचर इवेंट के होने पे, अगर वो विद इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर होता है तभी वो इन्फोर्सेबल माना जाएगा, अदरवाइज वो नहीं माना जाएगा। ये सेक्शन 35 के अंडर आता है। इसमें क्या कहा गया है, कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन अ फिक्स टाइम बिकम वॉइड। अगर तो फिक्स टाइम के अंदर अंदर होता है तो वो कंटिंजेंट माना जाएगा, इन्फोर्सेबल माना जाएगा, लेकिन वो वॉइड हो जाएगा अगर टाइम पीरियड खत्म हो जाता है। अगर तो टाइम पीरियड के अंदर अंदर हो गया तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल माना जाएगा, पार्टीज को अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है अगर जो टाइम पीरियड डिसाइड किया गया वो खत्म हो गया और इवेंट हुआ ही नहीं, या फिर टाइम पीरियड खत्म होने से पहले इवेंट ही इम्पॉसिबल बन गया, मींस इवेंट हो ही नहीं सकता, तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड हो जाएगा। अभी एग्जांपल से बताती हूँ। ए ने प्रॉमिस करा बी को कि वो उसे सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब कुछ पैसे देगा, कोई भी पैसे आप मान सकते हो, 1 लाख रुपया देगा। ए ने बी को बोला कि वो उसे 1 लाख रुपया देगा अगर एक शिप जो है वो पोर्ट पे वापस आ जाता है, ठीक है, विद इन अ ईयर। अब यहाँ पे शिप पे पोर्ट वापस आ जाता है मींस इवेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ ए इवेंट विद इन अ ईयर। टाइम लिमिट सेट कर दी कि 1 साल के अंदर अंदर अगर शिप वापस आ जाता है तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ए ने बी को बोला। ठीक है, तो अगर तो शिप वापस आ जाता है, कंडीशन जुड़ गई, तो उस केस में फिर ए को परफॉर्म करना पड़ेगा, तो ये हो गया हमारा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन द कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सेबल इफ द शिप रिटर्न्स विद इन द ईयर। अगर तो साल के अंदर अंदर आ जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हो जाएगा, ठीक है। बट लेकिन अगर शिप डूब जाता है विद इन दैट पीरियड, 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है, या तो 1 साल के अंदर अंदर वो शिप डूब जाता है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, या फिर 1 साल के बाद तक, मतलब 1 साल का टाइम एक्सपायर हो गया और इवेंट हुआ ही नहीं, तो उस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारा वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ ए फ्यूचर इवेंट विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। अब यहाँ पे हैपनिंग था उधर, यहाँ पे नॉन हैपनिंग हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा अगर इवेंट, फ्यूचर इवेंट नहीं होता है विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड, जो पीरियड डिसाइड किया गया है, टाइम जो डिसाइड किया गया है, ये भी सेक्शन 35 के अंडर ही आता है। कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन द नॉन हैपनिंग ऑफ ए इवेंट विद इन अ फिक्स टाइम मे बी इन्फोर्स्ड, तो वो तब एनफोर्स किया जाएगा अगर टाइम फिक्स्ड हैज एक्सपायर्ड, अगर टाइम जो डिसाइड किया गया है कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो एक्सपायर हो गया, ठीक है, मींस अगर 1 साल का सपोज टाइम था, अगर वो टाइम एक्सपायर हो गया और इवेंट नहीं हुआ, या फिर टाइम पीरियड खत्म होने से पहले ही वो इवेंट जो है वो उसका पक्का हो गया, इट बिकम सर्टेन कि वो इवेंट होगा ही नहीं, तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमारा इन्फोर्सेबल हो जाता है और पार्टीज को अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को प्रॉमिस करा कि वो उसे कुछ पैसे देगा अगर एक शिप जो है वो वापस नहीं आता है साल के अंदर अंदर, ठीक है, तो शिप जो है वो साल के अंदर अंदर अगर वापस नहीं आता है तो उसको पैसे मिलेंगे बी को। अब ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल तभी होगा या तो शिप 1 साल गुजर गया वापस नहीं आया तो पेमेंट करनी पड़ेगी ए को बी को, या फिर 1 साल होने से पहले ही 2 महीने बाद ही सपोज शिप डूब गया, ठीक है, तो उस केस में भी उसी समय ए को बी को पे करने पड़ेंगे, मतलब उसको 1 साल तक रुकना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब ये पक्का हो गया कि वो शिप डूब चुके हैं, अब तो वो कभी वापस आएगा ही नहीं, तो 1 साल वेट नहीं करेंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट उसी टाइम से इन्फोर्सेबल हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट इज एग्रीमेंट कंटिजेंट अपॉन द हैपनिंग ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। अगर हमारा कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे इवेंट पे डिपेंड करता है जो कि इम्पॉसिबल है, जो हो ही नहीं सकता, तो उस केस में हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, वो एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाएगा। अ कंटिजेंट एग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ इम्पॉसिबल इवेंट हैपन्स इज अ वॉइड एग्रीमेंट। क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट तो हो ही नहीं ना सकता, तो एग्रीमेंट जो है वो तो वॉइड ही रहेगा, वो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट तो कभी बनेगा ही नहीं। चाहे उस इम्पॉसिबिलिटी इवेंट के बारे में पार्टीज को पता है चाहे नहीं पता, इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, ए ने बी को बोला कि वो उसे 10,000 रुपए देगा अगर बी जो है वो ए की बेटी जो कि सी है उससे शादी करेगा। ठीक है, ये इन दोनों में एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन क्या हुआ, सी की डेथ हो गई एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, तो उस केस में अब सी के साथ शादी करनी थी ना, तो सी की तो डेथ हो गई, तो उस केस में ये इवेंट जो है वो तो इम्पॉसिबल हो गया। अब सी की डेथ हो गई तो शादी तो हो नहीं सकती है, तो उस केस में वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। इसका इस चीज से लेना देना नहीं है कि चाहे ए और बी को एग्रीमेंट करते समय ये पता चल गया कि सी की डेथ हो गई है या फिर नहीं पता चला, मतलब इम्पॉसिबिलिटी का चाहे उन्हें पता है चाहे नहीं पता है, उसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। एग्रीमेंट तो आपका वॉइड ही हो जाएगा क्योंकि वो इम्पॉसिबल बन चुका है, वो इम्पॉसिबल इवेंट पे डिपेंड करता है। ओके, सो आई होप आपको आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इन केस फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू।